दोस्तों एक कलेक्टर साहब होते हैं और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वो अपने सरकारी बंगले पर रहा करते हैं और वो बहुत ही अच्छे से अपनी बंगले पर रहा करते हैं। दोस्तों जो ये आज की कहानी है ये वाकई में एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कहानी ऐसी है कि इसको सुनने के बाद आप वाकई में जो है सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी दुनिया में क्या होता है। दोस्तों वो जो है कलेक्टर साहब अपने पूरे परिवार के साथ यानी कि अपनी फैमिली के साथ वो अपने सरकारी बंगले पर रहा करते थे। और इसी दौरान दोस्तों जो उनकी माँ होती हैं तो वो एक बूढ़ी औरत होती हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है और वो फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने हुए होती हैं और वो अपनी सर के ऊपर एक बड़ा सा गठरी जो है बांध करके वो ले करके आती हैं। और वो जैसे ही गेट पर पहुंचती हैं और गेट से अंदर घुसने की कोशिश करती हैं तो जो वहाँ का वॉचमैन होता है वो उनको रोक लेता है और रोकने के बाद उनसे पूछता है कि माँ जी आप कौन हैं। तो वो माँ जो बूढ़ी औरत होती है वो बताती है कि दरअसल इस बंगले के अंदर जो साहब रहते हैं मैं उनकी माँ हूँ। लेकिन उस वॉचमैन को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हालत थी तो वो हालत को देखते हुए वो ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कलेक्टर साहब की जो है ये माँ हो सकती हैं। दोस्तों उसके बाद वो वॉचमैन उनको वहीं पर बिठा देता है और कहता है कि आप यहीं पर रुकिए और मैं साहब से एक बार पूछ कर आता हूँ। उसके बाद वो वॉचमैन अंदर जाता है और साहब से पूछता है कि साहब एक बूढ़ी औरत घर के बाहर आई हुई है और वो कह रही है कि हम अपने बेटे से मिलने के लिए आए हैं। तभी वो दोनों लोग मियाँ बीवी जो होते हैं वो वापस जो है गेट पर आते हैं और देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत जो अपने सर के ऊपर एक बड़ी सी गठरी बांधे हुए रखे हुए थी और वो जैसे ही देखती है अपने बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जो है वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर आप कौन हैं। तो वो कहती हैं कि शायद जो है आप भूल गए हो क्या, जो है मैं आपकी माँ हूँ। तो वो कलेक्टर साहब कहते हैं कि मेरी तो कोई माँ है ही नहीं और मैं तो एक अनाथ हूँ। इस तरीके से दोस्तों जब वो इस बात को सुनती हैं माँ, तो माँ जो है उस बेटे से कहती हैं और वो उसकी जो है अपनी बहू की तरफ देखती हैं और उस जो है उस अपने बेटे से कहती हैं कि शायद हो सकता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है और बूढ़ी आंखें हैं तो हो सकता है देखने में कोई कमी रह गई हो और इसलिए जो है ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब आप बड़े इंसान हो गए हो, कोई बात नहीं हो हम दूसरे दर पर देख लेंगे। दोस्तों उसके बाद वो अपनी जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहाँ से निकल लेती है। और इसी दौरान वो जो दोनों लोग होते हैं मियाँ बीवी वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तभी वो वापस आती है और वापस आने के बाद वॉचमैन को बुलाती है और उससे कहती है कि आप जो है एक चिट्ठी लिख देंगे क्या। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो कलम और पेपर लेके आता है और उससे एक वो चिट्ठी लिखवाती हैं और चिट्ठी लिखवाने के बाद उसको दे देती हैं और कहती हैं कि वो जैसे ही बाहर आएगा उसको आप ये चिट्ठी पकड़ा देना। दोस्तों वो आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था कि जो है उसको देखने के बाद दोस्तों सभी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो वॉचमैन भी ये चीज़ जो है सुन करके हैरान रह गया था, क्योंकि जो चीज़ें उसने उसमें लिखी थी वो बहुत ही वाकई में हैरान करने वाली थी। दोस्तों उस चिट्ठी में क्या लिखा था इस जो है पूरी कहानी को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा और वाकई में जो है बहुत ही आज की अच्छी कहानी है। दोस्तों आप बने रहिए इस कहानी के इस जो है लास्ट तक। दोस्तों आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल द रियल स्टोरी पर बहुत ही स्वागत है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने सिटी का नाम, इस कहानी को आप कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर लिखिएगा ताकि आपका नाम मैं अगले एपिसोड के लास्ट में ले सकूँ। दोस्तों चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी दरअसल जो है बिहार की है। बिहार में एक पति और पत्नी बहुत ही अच्छी तरीके से रहा करते थे। पति का नाम रामपाल होता है और पत्नी जो होती है उसका नाम सीता होता है। ये दोनों लोग आपस में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहा करते थे। ये जो पति था रामपाल वो मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार का जो है खर्चा पानी चलाया करता था। लेकिन शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था, लेकिन कोई भी उसके संतान नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। कोई ऐसा मंदिर नहीं था, कोई ऐसी दरगाह नहीं थी, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जिस दर पे वो ना गया हो और उसने जो है फरियाद ना लगाई हो कि उसके जो है कोई भी संतान हो जाए। लेकिन दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद उसको जो है एक ऐसी खुशखबरी मिलती है कि जो है वो उसकी बीवी जो है माँ बनने वाली है। और चूँकि वो उससे पहले ही जब इस ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है तो वो काफ़ी शराब पीने लगा था और जो है जब उसको
इस बात का जो है पता चलता है कि उसकी बीवी जो है वो माँ बनने वाली है दोस्तों, उसके बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस खुशी में वो और भी शराब पीने लगता है। धीरे-धीरे उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगती है कि एक एक दिन ऐसा होता है कि ज़्यादा शराब के आदी होने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो अस्पताल में अपने आप को दिखाने के लिए जाता है। और जैसे ही जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं, उसकी जाँच करते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि वाक़ई में जो है ज़्यादा शराब पीने की वजह से इसको जो है कुछ पेट में कैंसर हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा 2 से 3 महीने तक ज़िंदा रह सकता है। जब इस बात का उसको पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशनाइज़ रहने लगता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है कि चलो हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई इस दुनिया में तो आ रहा है। दोस्तों उसके बाद जो है कि 9 महीने पूरे होने के बाद उसके बच्चे की डिलीवरी होती है और डिलीवरी के कुछ ही दिन के बाद दोस्तों एक तरफ तो घर में मातम छाया हुआ था उसकी मौत का, यानी कि उसकी जो है उसका देहांत हो जाता है। इतना ज़्यादा उसने शराब पी रखा था जिसकी वजह से जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक बनी हुई थी और अचानक से उसका देहांत हो जाता है। और एक तरफ उनके घर में बच्चे की पैदाइश होती है, लेकिन बच्चे की पैदाइश से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वो सोचता है कि चलो हमारा कोई वंश जो है आगे बढ़ाने वाला तो मिल गया है। दोस्तों उसके बाद जो है ये मामला आगे चलता रहता है और चूँकि कुछ दिन तक तो उसके घर वाले और आस-पड़ोस के लोग जो होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, खर्चा पानी दे दिया करते थे। लेकिन उसके बाद वो भी उसका साथ छोड़ देते हैं और साथ छोड़ने के बाद दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अकेली पड़ जाती है। और जब वो अकेली पड़ जाती है तो वो कुछ घरों में बर्तन माँजने के लिए जाया करती थी, ताकि वो अपने बेटे को अच्छी तरीके से पढ़ा लिखा सके। दोस्तों उसका बेटा धीरे-धीरे बड़ा होता है और वो उसका नाम मंजीत रख देती है और वो मंजीत अब धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है तो उसका एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है और एडमिशन करवाने के बाद वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर लगन से पढ़ाई-लिखाई कर रहा था। धीरे-धीरे वक़्त बीतता है और वो हाई स्कूल में आ जाता है। दोस्तों हाई स्कूल का जब वो एग्ज़ाम पास जो है करता है और फिर इंटर में जब वो एडमिशन लेता है, तो इसी दौरान एक दिन ऐसा होता है कि उसकी माँ उसको स्कूल लेने के लिए जाती हैं और जब लेने के लिए जाती हैं तो जब वहाँ से वापस आ रही होती हैं, तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ जी आप मुझे लेने यहाँ पर मत आया कीजिए। तो माँ उसकी पूछती हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी बात है जिसकी वज़ह से मैं तुम्हें यहाँ पे लेने ना आऊँ? तो वो लड़का उनसे बताता है कि माँ जी दरअसल बात ऐसी है कि जो लड़के हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो लोग हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ बहुत ही गंदी है, मैली कुचैली हैं और वो हमारे घर में जो है बर्तन माँजने के लिए आती हैं और ये उनका बेटा है। तो माँ सोचती हैं कि ठीक है, ये सब बच्चे हैं, वो सब हँसी मज़ाक उड़ाते होंगे, ठीक है, मैं आज के बाद नहीं आऊँगी और तुम वैसे भी बड़े हो गए हो, तुम घर पर अब अकेले आ सकते हो। दोस्तों उसके बाद उसकी माँ जो है कभी भी उसको लेने के लिए नहीं जाती हैं और वो धीरे-धीरे पढ़ाई-लिखाई करता रहता है। उसके बाद जो है उसकी माँ का एक सपना होता है कि तू तू जो है पढ़ाई-लिखाई करके के जो है एक बड़ा जो है अफ़सर बन जाए। क्योंकि जो उसके टीचर होते हैं, वो टीचर छुप-छुपा कर कभी न कभी मिल कर के वो उसको जो है सीता को ये बात ज़रूर बता दिया करते थे कि तुम्हारा बेटा जो है वो पढ़ने-लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार है। दोस्तों उसके बाद उसकी जैसे ही इंटर यहाँ पर पास करता है, वो आगे ग्रेजुएशन के लिए जो है बाहर जाता है और शहर से बाहर जाता है। जाने से पहले वो अपनी माँ से इस बारे में बातचीत करता है कि दरअसल इसके लिए हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अभी तो 4-5 घरों में ही काम करते हैं और अगर तुम बाहर जाओगे तो हम 10 से 12 घरों में काम करने लगेंगे। लेकिन तुम्हारे लिए कभी भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। आप अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से बखूबी जो है जारी रखिए। दोस्तों उसके बाद वो शहर जाता है और शहर जाने के बाद वो अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहा था और धीरे-धीरे दोस्तों पढ़ाई करके वो कलेक्टर बन जाता है और जब वो कलेक्टर बन जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और खुश होने के बाद वो अपनी माँ के पास सबसे पहले फ़ोन करता है और उनसे बताता है कि माँ मैं कलेक्टर बन गया हूँ। दोस्तों उसके बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और पूरे गाँव में, पूरे मोहल्ले में, हर गली कूचे में वो जाके शोर मचाने लगती हैं कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है, बेटा कलेक्टर बन गया है। लेकिन इसी दौरान जो आस-पड़ोस के लोग होते हैं, गाँव मोहल्ले के जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि शायद ये बुढ़िया इस उम्र में सठिया गई है और इसको इस बात का भी जो ज़रा-सा भी वो नहीं है कि एक कलेक्टर का जो है बहुत बड़ा पद होता है और इसका बेटा कलेक्टर कैसे बन सकता है। और अगर इसका बेटा कलेक्टर बन ही गया है तो फिर ये बूढ़ी औरत यहाँ पे जो है इस हालात में क्यों है? वो लोग इनका जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं।
दोस्तों और फिर आगे चल करके उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, और ट्रेनिंग स्टार्ट करने की जो है जब होती है तभी जो है उसी के दौरान वो एक लड़की से प्यार करने लगता है और उससे वो शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो अपनी माँ के पास फ़ोन करता है और कहता है कि माँ, दरअसल जो है मैंने एक लड़की से शादी कर ली है। तो माँ पहले तो खुश होती हैं, लेकिन बाद में कहती हैं कि बेटे, मैंने तुम्हारे लिए कितने ज़्यादा सपने संजोए थे तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन तुमने मुझसे बगैर पूछे ही शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम लोग खुश रहो। उसके बाद वो अपना जो है उसकी जो है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसकी पोस्टिंग हो जाती है एक शहर में, और पोस्टिंग होने के बाद दोस्तों वो अपना पूरा एड्रेस अपनी माँ को बता देता है और कहता है कि माँ, मैं यहाँ पर जो है इस टाइम जो है वो काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे ड्यूटी मिली हुई है और सरकारी सरकारी जो है बंगला और गाड़ी मिली हुई है। दोस्तों उसके बाद उसकी माँ उससे कहती हैं कि बेटा, तूने तो शादी भी कर ली, तुझको एक पोस्टिंग भी हो गई, नौकरी और जो है बंगला गाड़ी सब कुछ मिल गया, लेकिन तू मुझसे मिलने के लिए कब आ रहा है? लेकिन चूंकि जिस लड़की से उसने प्यार किया था, जिस लड़की से उसने शादी की थी, उसको उसने ये बता के रखा था कि मैं अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्तों इसलिए वो अपनी माँ से जो है छिपता छिपाता था, ताकि जो है कोई कोई भी बात उसकी बीवी को पता ना चल सके। इस तरीके से वो उसे छुपता छुपाता था और कोई भी बात उसको पता नहीं चलने देता था। लेकिन 2-3 साल इस तरीके से बीत जाते हैं और उसकी बीवी जो है वो उनके घर में भी जो है एक बच्चे की पैदाइश होती है, और पैदाइश होने के बाद वो अपनी माँ से जो है फिर से फ़ोन करता है और कहता है कि माँ, आप दादी बन गई हैं। दोस्तों वो माँ जैसे ही इस बात को सुनती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि जो है अभी तो हमने अपनी बहू को भी नहीं देखा था और अब तो हम जो है दादी भी बन गए, यानी कि हमारा पोता भी इस दुनिया में आ गया है। लेकिन अभी तक तुमने जो है हमको तुम लोग जो है मिले नहीं हो, अपना चेहरा भी नहीं दिखाया हो। तो उसके बाद वो फिर से टाल-मटोल कर देता है और कहता है, ठीक है माँ, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुरंत वो घर पर आऊँगा और आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा, यहाँ पर सब लोग मेरा बहुत ही ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर तुम्हारा बेटा कलेक्टर होता तो तुम इस अवस्था में यहाँ पर अकेली पड़ी हुई नहीं होती, बल्कि वो तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेके जाता। इस तरीके की जब वो बातें अपनी माँ से कहता है तो वो कहता है, ठीक है, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। दोस्तों उसके बाद वक्त बीतता रहता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता है। तो उसकी माँ एक दिन ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और थोड़ा बहुत जो पैसा इकट्ठा करके उन्होंने रखा हुआ था बर्तन मांज करके, दोस्तों उस पैसे को ले करके वो मार्केट जाती हैं, और मार्केट जाने के बाद वहाँ पे कुछ अपनी बहू के लिए साड़ियाँ खरीदती हैं और अपने पोते के लिए कुछ खिलौने खरीदती हैं, और उसके बाद वो उसको एक गठरी में बांध लेती हैं और फिर अपने यहाँ से ट्रेन पकड़ती हैं वहाँ के लिए, जहाँ पर जो एड्रेस उसने आप बताया था कि जहाँ पर उसकी पोस्टिंग थी। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों वो एक ऑटो रिक्शा को पकड़ती हैं और उससे कहती हैं कि जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनके आवास पर हमको जाना है। दोस्तों उसके बाद वो पूछता है ऑटो वाला कि आप कौन हैं, क्यों जा रही हैं वहाँ पे? तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि दरअसल वो जो कलेक्टर साहब हैं, मैं उनकी जो है माँ हूँ। दोस्तों उसके बाद वो भी अचंभित रह जाता है और कहता है कि जो है आप इतनी मैले कुचैली और ये सर पे गठरी बांधे हुए आप उनकी माँ कैसे हो सकती हैं? क्योंकि कलेक्टर एक बड़ा पद होता है। लेकिन फिर भी वो उनको उसके पते पर ला ले जा करके छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद दोस्तों वो वहाँ पर उसको पैसे देती हैं और उसके बाद वो उस गेट से अंदर एंट्री करने लगती हैं। अपने सर पे वो गठरी बांधे हुए थी, मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। तभी जो वॉचमैन होता है वो अचानक से सामने आ जाता है और उससे उनसे कहता है कि आप कौन हैं? तो वो कहती है कि दरअसल इस बंगले में जो साहब रहते हैं मैं उनकी माँ हूँ। तो वो भी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। फिर सोचता है चलो एक बार हम साहब से पूछ लेते हैं। उसके बाद वो उनसे जो है कहता है कि आप यहीं पे रुकिए, उनको एक पेड़ की छाँव में वो बिठा देता है और उसके बाद वो साहब के पास जाता है पूछने के लिए। तो साहब जो अपनी बीवी के साथ शाम का समय होता है वो उनके साथ बैठे होते हैं, और उनसे जा कर के वो वॉचमैन कहता है कि एक बूढ़ी औरत बाहर आई हुई है और वो आपको अपना बेटा बता रही है। तो दोस्तों उसकी बीवी जैसे इस बात को सुनती है तो वो तो कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि अनाथ है और ये तुम्हारी कौन सी माँ आ गई हैं। तो वो जो है मंजीत जो होता है वो इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है ज़रूर किसी को कोई गलतफ़हमी हुई होगी। उसके बाद वो दोनों लोग बाहर आते हैं, गेट पर आते हैं, फिर उससे मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान वो जो है माँ जो होती हैं अपने बेटे को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उससे कहती हैं, बेटा तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा कि जो है तुमसे मैं खुद मिल लूँ आकर के। तो वो कहती हैं कि कौन सा बेटा, आखिर आप कौन हैं? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरी तो कोई माँ है ही नहीं। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तो बड़ा आदमी बन गया है और वैसे भी अब तुझे छोटे लोगों की कहाँ ज़रूरत है। ये सब सारी बातें कह कर के वो कहती हैं कि शायद हो सकता है मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी आँखों में रोशनी ना हो, इसलिए मैं तुझे पहचानने में जो है कोई दिक्कत हो गई हो, तो मैं जा कर के किसी दूसरे दरवाज़े पे देख लूँगी। इसके बाद दोस्तों वो उनकी आँखों में आँसू थे और वो दोनों लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं।
और ये थोड़ा-सा आगे बढ़ती हैं, आगे बढ़ने के बाद फिर से वापस आती हैं और वापस आने के बाद ये वॉचमैन से कहती हैं कि तुम मेरे लिए क्या एक चिट्ठी लिख सकते हो? तो वो कहता है हाँ, बोलो क्या लिखना है? उसके बाद वो अंदर जाता है और एक कागज़ लेके आता है, एक पेन लेके आता है। उसके बाद वो माँ जी जो कुछ भी बताती हैं, वो सारी चीज़ें उस चिट्ठी में लिखता है और उसके बाद माँ जी कहती हैं कि जब साहब तुम्हारे बाहर आएँगे अभी थोड़ी देर बाद में पीछे वाले दरवाज़े से, तो उनको ये चिट्ठी ज़रूर दे देना और जब वो पूछें कि वो कहाँ गई हैं, तो उनसे बता देना कि वो जहाँ से आई थी, वो वहीं पर चली गई हैं। दोस्तों उसके बाद वो चिट्ठी को जब लिखता है तो जो चीज़ें उसमें उस बूढ़ी माँ ने उसमें लिखवाई थी, उन चीज़ों के बारे में सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो जब साहब थोड़ी देर के बाद पीछे वाले दरवाजे से बाहर आते हैं, तो वो चिट्ठी उनको पकड़ा देता है और वो पूछते हैं साहब कि जो है वो जो हमारी माँ भी आई थी बूढ़ी, तो वो कहाँ गई हैं? तो वो वॉचमैन इस बात को साफ-साफ बता देता है कि वो दरअसल जहाँ से आई थी, वो वहीं पर चली गई हैं। दोस्तों उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और माँ उसकी वो अपने घर पर जो है पहुँच जाती हैं और उसके बाद वो उस चिट्ठी को ले लेता है, अपनी जेब में रख लेता है और कहता है जब टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। वो अंदर चला जाता है और इसी दौरान शाम हो जाती है। शाम को वो नाइट वाले कपड़े जब पहनता है, तो उन कपड़ों को उतार देता है। इसी दौरान जो उसकी बीवी होती है, वो उन कपड़ों को सही करके जो है वो टाँग रही होती है, तभी उन कपड़ों से वो चिट्ठी निकल कर के नीचे गिर जाती है। तो वो मंजीत के पैरों के पास आकर के गिरती है और वो चिट्ठी जैसे ही वो देखता है तो वो समझ जाता है कि अरे ये तो माँ की चिट्ठी है और मैंने तो इसको अभी तक पढ़ा भी नहीं है। तब तक जो है उसकी बीवी जो होती है वो उस चिट्ठी को उठा लेती है और उठाने के बाद जब उसमें पढ़ती है तो पढ़ने के बाद उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू बहने लगते हैं और वो जो है बहुत ही जो है रोती हुई जो है वो अपने पति की सामने जो है नज़रों से नज़रें मिलाती है और उससे कहती है कि आपने ये कितनी बड़ी गलती कर दी है कि आपकी माँ यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई थी, जिन्होंने जो है बचपन से लेकर के अभी तक आपको जो है पाला पोसा यहाँ तक पहुँचाया, इस काबिल बनाया और आज जब वो मिलने के लिए आई हैं बेसहारा थी तो आपने उनका साथ छोड़ दिया। दोस्तों उसके बाद वो भी रोने लगता है और अपनी गलती की माफ़ी अपनी बीवी से मांगने लगता है और कहता है कि दरअसल मैंने जब तुमसे प्यार किया था उसी टाइम मैंने तुमसे ये चीज़ बताई थी कि मैं दरअसल जो है अनाथ हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुमको इस बात का जो है कोई पता ना चल सके कि मेरी माँ इस हालात में है। दोस्तों इसके बाद वो उसको जो है बहुत ज़्यादा समझाती है कि उनका पूरा हक तुम्हारे ऊपर बनता है और उन्होंने तुम्हारा जो है ज़िंदगी भर पाल-पोस के बड़ा किया, इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचाया और आज तुम उन्हीं को ही भूल गए हो। दोस्तों उसके बाद वो रात भर जो है रोते रहते हैं और रात में ही ये डिसाइड करते हैं कि सुबह जैसे ही होगी, मैं अपने बच्चे को लेकर के और तुम दोनों लोगों को साथ में लेकर के मैं सुबह ही अपनी जो है माँ के घर पे जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद वो अपनी माँ के घर पर आता है। दोस्तों लेकिन आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि उस चिट्ठी में क्या लिखा था। दोस्तों उस बूढ़ी माँ ने उस चिट्ठी में ये लिखवाया था कि बेटा तुम बहुत बड़े हो गए हो, पढ़ लिख कर के बड़े हो गए हो और कामयाब आदमी बन गए हो। तो अब इतने बड़े हो गए हो कि शायद मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हो। लेकिन मेरी तो एक माँ की ममता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगी और तुम मुझे भले ही भूल जाओ लेकिन मैं तुमको कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और मेरी यही दुआ रहेगी कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, लेकिन भगवान ना करे कभी ऐसा हो कि तुम्हारा बेटा भी वैसा ही करे जैसा तुमने मेरे साथ किया है। दोस्तों इस बात को जो है ये चिट्ठी उसमें लिखी जो चिट्ठी में ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी, वो ये इसी चीज़ों को पढ़ करके उसकी जो बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और तीनों लोग सुबह ही उठ करके वहाँ पर माँ से मिलने के लिए जाते हैं और वो अपनी माँ का जो है माँ से जो है सलाम दुआ करता है और उनके गले लग जाता है, रोने लगता है। तभी जो उसकी बीवी होती है वो उसके पैर छूने लगती है। पैर छू के तीनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, खाना-पीना खाते हैं। उसके बाद वो जो बूढ़ी माँ होती है, वो अपने गली मोहल्ले में फिर से जा कर के शोर मचाने लगती है कि देखो मैंने कहा था कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है और आज वो मेरा बेटा कलेक्टर बन कर के आया है। दोस्तों उसके बाद जितने भी आस-पड़ोस के लोग होते हैं वो सब आते हैं और देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों वो अपनी माँ को लेकर के वो अपने घर पर उसी सरकारी बंगले में चला जाता है और दोस्तों जब वो ड्यूटी पर जाया करता था तो उसकी माँ और उनकी जो बीवी होती हैं, दोनों लोग साथ में रहा करती थी और आपस में बातचीत किया करती थी और उन दोनों की आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि वो दोनों लोग एक-दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने लगे थे। दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों इस कहानी में जो है आपको क्या अच्छा लगा? दोस्तों इस कहानी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है? दोस्तों इस कहानी में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, सिर्फ़ आपको जागरूक करना है और ऐसी कहानियाँ सुना करके जो है आपको कुछ शिक्षित करना है, कुछ सीख इससे लेनी है कि आखिर किस किस तरीके के लोग इस दुनिया में हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।